हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू सिविल स्टेप। आप सभी का स्वागत है सिविल स्टेप पर। आज हम सभी यहाँ पर बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो 7th फेज एग्जामिनेशन होने जा रहा है इस साल, उसका जो सिलेबस है वो जो है निकाल दिया गया है सरकार के द्वारा। और बहुत सारे नंबर ऑफ वैकेंसीज टीचिंग की यानी कि अध्यापक की जो बहुत सारी वैकेंसीज हैं वो निकलेंगी इस साल। तो हमें अपनी जो तैयारी है वो अभी से जो है शुरू करनी है, जिसके लिए मैं रूपाली आज आपके लिए जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन के जो विषय है, ये जो सब्जेक्ट है, उसमें किस प्रकार के जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर अभी तक कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जा चुके हैं। तो आज हम जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप ये ट्राई करें कि खुद कोशिश करें आंसर देने की, राइट। उसके बाद हम जो है उसका आंसर जो है देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ये क्लास जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज हम यहाँ पर जीएस के क्वेश्चंस करेंगे। तो हमें इससे ये पता चलेगा कि हमें अपनी जो तैयारी है वो कैसे रखनी है, और हमें कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उसको भी पढ़ना है, और जिससे आपको भी पता चलेगा कि हमें अब कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर और क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हाँ जी, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। सर्वप्रथम प्रश्न जो आपके सामने ये है कि खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। खिलाफत कमिटी जो बॉम्बे में बनी थी, खिलाफत समिति का गठन जो बॉम्बे में हुआ था, वो किस माह मतलब किस मंथ में हुआ था? मार्च और कौन से ईयर में हुआ था? मंथ तो यहाँ पर मार्च लिखा है हर जगह पे, कौन सा ईयर ये आपको बताना है। 1922, 21, 1920, 1919। हाँ जी, 1922, 1921, 1920 या फिर 1919 में। यस, सर्वप्रथम प्रयास करें कि आप खुद इसका जो है उत्तर दें। यस, देखिए, जो हमारी खिलाफत कमेटी है, हमारे जब पूरे वर्ल्ड वॉर 1, जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 1 प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, दैट इज 1914 से 1919 तक, जिसमें जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, दैट इज ब्रिटिश क्राउन का हमारे ऊपर जब रूल था, एंड स्टार्टिंग में किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तब हमारे देश में उनका राज्य था, और साथ ही साथ उन्होंने बाहर बाकी देशों में भी अपनी कॉलोनी बना रखी थी। तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जब उसका अंत हुआ, टर्की की हार हो जाती है। तो टर्की के जो रूलर होता है, टर्की का जो सुल्तान होता है, जिसे मुसलमान लोग, जितने भी हमारा मुसलमान वर्ग है, उन्हें अपना, वहाँ के जो खलीफ होते हैं उन्हें अपना रिलीजियस हेड मानते हैं। धार्मिक हेड जो है, धार्मिक गुरु जो है, उन्हें मानते हैं खलीफ को, जो टर्की का सुल्तान होता है। तो जब ट्रीटी ऑफ स्वेयर के बाद, सर्वे के बाद, जो हमारी ये वर्ल्ड वॉर 1 जब हमारी समाप्त होती है, तो उसके बाद जब टर्की हार जाता है, तो खलीफ की जो पोजीशन है उसको हटा दिया जाता है। एंड इसके कारण जो वहाँ के मुसलमान भाई हैं, लोग हैं, वो खिलाफत मूवमेंट एक शुरू करते हैं। और उसी चीज को नजर में रखते हुए जो हमारे भारत देश के उस समय के मुसलमान लोग होते हैं, जैसे कि मोहम्मद अली भाई लोग हो गए, राइट। तो उस समय क्या होता है, ये अली ब्रदर्स में मिलकर यहाँ पर जो है बॉम्बे में 1919 मार्च में जो है खिलाफत कमेटी की शुरुआत करते हैं, मतलब सेटअप करते हैं। और साथ ही में ये भी देखें कि उस समय भारत की कंडीशन कैसी थी। 1919 के दौरान भारत में भी एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था। जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसमें बहुत मतलब हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पीड़ित हो गए थे, और कुछ लाइक 800 काइंड ऑफ कुछ लोग हैं जो मतलब सो मर गए थे, राइट। तो वैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में तो वो ये बोलते हैं कि ज्यादा लोग जख्मी और मरे नहीं थे, लेकिन ये जाना जाता है कि नहीं, कम से कम हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो मर गए थे, ये माना जाता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चाहे जो भी बोले। सी, तो अब ये देखें कि उस समय 1919 में यहाँ पर जलियांवाला बाग कांड हुआ था अमृतसर में।
तो उससे हमारे भारतीय मूल के लोग पहले ही पीड़ित थे। तो इसको भी नजर में रखते हुए हमारे जो महात्मा गांधी हैं उस समय जो देश पर युवाओं का और हम सभी लोगों की जो जुबान बनकर आगे सभी लीडर के रूप में हम सभी के सामने आए थे, उन्होंने सोचा कि ये सबसे अच्छा मौका रहेगा कि हमारे जो हिंदू और मुस्लिम भाई हैं, जो लोग हैं, जो वर्ग है, दोनों मिलकर जो है खिलाफत मूवमेंट जो है शुरू करते हैं और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है शुरू करते हैं। तो इसी को नजर में रखते हुए कि 1919 के दौरान क्या होता है कि हमारे भारत देश में खिलाफत मूवमेंट भी जो है वो शुरू कर दी जाती है। और नागपुर और कलकत्ता सेशन जो हमारे उस समय की आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नागपुर और कलकत्ता सेशन था, वहां पर ये हमने ऑफिशियली डिक्लेयर करा कि यस, हम जो है खिलाफत मूवमेंट और एक अपना दैट इज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करी जा रही है 1920 के आसपास। चलिए, हाँ जी। तो 1919 में जितने भी हमारे प्रॉपर अली ब्रदर्स हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान, हसरत मोहानी, ऐसे जो लोग हैं, उन्होंने जो है इस पूरी कमेटी को, समिति को जो है वो लीड करा। और इसके बाद ही हमारे भारत देश में खिलाफत मूवमेंट 1920 में 1920 में जो है वो स्टार्ट कर दी गई। चलिए आगे देखें। Bihar became the first state to bring the land reforms bill in which year? हाँ जी, लैंड रिफॉर्म्स बिल। बिहार किस वर्ष में भूमि सुधार विधेयक लाने वाला पहला राज्य बना? किस वर्ष में? देखिए, लैंड रिफॉर्म्स हमारे पंजाब में आए हैं। हर पर्टिकुलर स्टेट, जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं, यूपी हो गया, सभी कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी वक्त में हमारे जो है लैंड रिफॉर्म्स बिल आए हैं। तो हमें ये बताना है कि बिहार जो है सर्वप्रथम राज्य बनता है जहां पर भूमि सुधार विधेयक लाए जाते हैं। तो आपको बताना है किस वर्ष में। हाँ जी, तो इसका उत्तर है 1950 में, 1950 में जो है बिहार पहला राज्य बनता है जो लैंड रिफॉर्म्स बिल लाता है। ये वही वर्ष है जिस वर्ष हमने 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा, संविधान अडॉप्ट करा। उसके बाद 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को लागू कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखें। हु कन्विंस्ड किंग मेनेंद्रोस? किंग मेनेंद्रो, जिसे हम किंग मिलिंद भी कहते हैं, हाँ जी, इन्हें हम किंग मिलिंद भी कहते हैं, टू अडॉप्ट बुद्धिज्म। यानी कि राजा मेनेंद्रोस को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए किसने राजी किया? हाँ जी, नंद ने, निग्रोधा ने, नागसेन ने, आर्यदेवा ने। बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि ये जो प्रश्न है ये हमारे बुद्धिज्म से रिलेटेड है जी। तो इसका जो उत्तर है वो है नागसेन। नागसेन हमारे जो किंग मिलिंद हुए हैं उनकी और नागसेन की जो वार्तालाप है, मिलिंद राजा ने कुछ प्रश्न जो है नागसेन से पूछे थे रिगार्डिंग किसके? धमाके, बुद्ध धमा संघा जो है, जो हमारे त्रिरत्न आते हैं बुद्धिज्म में, उसको लेकर कुछ प्रश्न पूछे थे, जीवन को लेकर। इस तरह से जो प्रश्न उन्होंने जो पूछे थे नागसेन से, वैसे प्रश्नों का उत्तर देते हुए एक पुस्तक जो है वो लिखी जाती है जिसका नाम है मिलिंद पाहनो। इस पुस्तक को पढ़कर जो है हमें ज्ञात होता है, हमें पता चलता है कि ये जो नागसेन और मिलिंद के बीच में जो वार्तालाप हुई है कि किस बीच में हुई है, तभी हमें पता चलता है कि जो नागसेन है उन्होंने ही कंसीव जो है उन्हें दैट इज द कन्विंस करा कि आप इस धर्म को अपनाएं, बुद्धिज्म धर्म को अपनाएं। इसके अलावा हमारे बौद्ध धर्म में बहुत सारे और भी जो हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलते हैं हमें, जैसे दीपवंसा, महावंसा, मिलिंद पाहनो तो हो ही गया, दिव्यवादना, ये सारे क्या है? ये हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जो हमें मिलते हैं। चलिए, हाँ जी, अगला प्रश्न देखें। हाँ जी, वेयर डिड गौतम बुद्धा अटेंड एनलाइटनमेंट? आपको ये बताना है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, कहाँ पर हुई थी?
वेयर डिड गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति, जिसको हम बोलते हैं निर्वाण, इसको हम बुद्धिज्म में क्या बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं। निर्वाण की प्राप्ति गौतम बुद्धा को, निर्वाण की प्राप्ति गौतम बुद्धा को कहाँ पे हुई थी? सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु, वैशाली। हाँ जी, उत्तर दें। देखिए यहाँ पर क्या है, गौतम बुद्धा जी के जीवन के ऊपर आपको अच्छे से पहले तो पता होना चाहिए कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने जीवन मतलब अपने घर को, जो राज्य को जो है वो उन्होंने त्याग दिया। फिर ये चले जाते हैं अपने घोड़े पर बैठकर, और फिर वहां पर जाकर अपने वस्त्र इत्यादि जितना भी इनके पास सामान होता है वो उसको भी त्याग देते हैं। और फिर ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहले किसी संतों का दल होता है, वहां पर जाते हैं, काफी साल तपस्या करते हैं। काफी बुक्स में ये माना जाता है कि 4 साल तपस्या करी, कोई 5, कोई 6, कोई 8, इस प्रकार से बोलते हैं। तो 35, लगभग 35 आयु की वर्ष में जो है इन्हें, वर्ष की आयु में जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जहाँ पर आज जो है बहुत बड़ा जो टेम्पल है बना हुआ है बोध गया में। बोध गया टेम्पल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये निरंजना, निरंजना यानी कि जिसे हम फाल्गु नदी भी कहते हैं, फाल्गु, या फिर इसे हम निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं। निरंजना नदी के किनारे जो ये बोध गया मंदिर है ये बना हुआ है, और उसी नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। फाल्गु या फिर निरंजना नदी में कह देते हैं। और इसके साथ साथ इन्हें बोधि ट्री के नीचे, बोधि यानी कि पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे हम बोधि ट्री कहते हैं। चलिए, और दूसरी बात ये कि ये जो हमारा मंदिर है, ये जो हमारा मंदिर है, इसे यूनेस्को, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जाना जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि जो हमारी एक यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा दिया हुआ है इस मंदिर को। बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है यहाँ पर बुद्धा जी की। आपने, होप सो, शायद आप में से काफी लोगों ने देखी हो, या फिर कोई गया ही हो गया जी तो आपने ये जरूर देखा होगा, या फिर जरूर देखें। चलिए, हाँ जी, बोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जीआई सर्टिफाइड, जीआई सर्टिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज नॉट फ्रॉम बिहार। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा तत्व है, मतलब कौन सा आपके पास कृषि उत्पादन है जिसे जीआई टैग बिहार का नहीं मिला हुआ। मतलब आपको सिंपल सी बात आपको ये बतानी है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी जो हम कहते हैं, जीआई टैग जो हमारा है वो बिहार में से, इसमें से कौन सा बिहार में से नहीं है। हाँ जी, मगही पान, कतरनी राइस, शाही लीची, या फिर कुर्ग अरेबिका कॉफी। यस, तो देखो जो हमारे भारत में जीआई टैग का जो है ये इसलिए है ताकि जो वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, ये जो चीज है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस चीज को इनिशिएट किया जाए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी बोल दे कि हाँ मैं दार्जिलिंग की चाय लेकर आया हूँ, कोई भी बोल दे कि मेरे पास बिहार की लीची है, ताकि वो जो क्षेत्र है वो क्षेत्र के जो खुद के, मतलब उस राज्य में जो स्पेशलिटी है उस राज्य का, वो जो प्रोडक्ट है, चाहे वो खाने का पदार्थ हो या फिर वो कोई भी ऐसा पदार्थ हो जैसे कोई हैंडीक्राफ्ट हो, जैसे कि कोई साड़ी हो, कोई भी ऐसी चीज, चाहे कोई टॉय क्यों ना हो, खिलौना ही क्यों ना हो, ऐसे वो जो राज्य की विशेषताएं हैं वो लुप्त ना हो जाए अगर कोई उसको कॉपी करने लग जाएगा। तो जो हमारे जीआई टैग है, सर्वप्रथम जब भारत में आए थे तो सबसे पहला जो चीज जीआई टैग जिसे मिली थी वो थी दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की जो चाय पत्ती है उसे मिला था। तो बिहार में अगर देखा जाए तो ये तीनों के तीनों कहाँ से हैं, ये बिहार से हैं। ये कूर्ग अरेबिका जो कॉफी है ये बिहार की नहीं है। पहली बात, बिहार उन राज्यों में है ही नहीं जहाँ पर कॉफी बनती है।
ये देखिए, हमें किस प्रकार से उत्तर को करना है थोड़ा सा, अगर हमें कुछ ना भी पता हो तो ये देखें कि बिहार में ये चीज़ उगती ही नहीं है तो वहाँ की जीआई टैग कैसे हो सकता है। क्योंकि कॉफ़ी तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जो है, मतलब ऐसे राज्यों में जो है भारत के उगाई जाती है, तो ये वहाँ की नहीं है। तो अगर हम जीआई टैग बिहार की बात करें, बिहार में बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेसिफिकली जो खाने की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें जीआई टैग में आती हैं, जैसे कि मखाना, मैथिली का मखाना जो है, जिस लोटस सीड जो होता है मखाना, बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत ही पौष्टिक आहार है, काफ़ी महंगा भी होता है वो, तो वो जो है उसे जैसे जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे शाही लीची को मिला हुआ है, जैसे मगाही पान को मिला हुआ है, जर्दालू मैंगो, आम का मौसम वैसे भी चल रहा है तो मैंगो को मिला हुआ है, कटरानी पैडी, दैट इज द चावल को मिला हुआ है, बालूशाही, हाँ जी, ये बहुत ही, तिलकुट बालूशाही, मिर्चा राइस, खुरमा, ये सारे क्या है, ये बिहार के जीआई टैग है जो फूड प्रोडक्ट्स को मिले हैं। चलिए, बाकी अगर देखिए हम कॉफ़ी की अगर बात करें, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि भारतवर्ष में जो हमारे भारत में कॉफ़ी कॉफ़ी बनती है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, इस राज्यों में जो है वो कॉफ़ी जो है मुख्यतः बनती है, मुख्य रूप से। और भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी होती है इन कॉफ़ी की, जिसकी अभी हम बात करते हैं कूर्ग अरेबिका कॉफ़ी, या फिर हम बात कर रहे हैं बा, बाबा बुंदागिरीस, बाबा बुदा बुदानगिरीस अरेबिका कॉफ़ी, और या फिर मॉनसून मालाबार रोबस्ता कॉफ़ी, ये कहाँ पर है, ये हमारे कर्नाटक में है। उसके अलावा जो हमारे पास अराकू वैली अराबिका कॉफ़ी है वो आंध्र प्रदेश की है, वियन्नर रोबस्ता कॉफ़ी जो हमारी है केरल की है। इन सभी को जीआई टैग ऑलरेडी मिला हुआ है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। और हाँ, हमारे भारत में एक कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया भी है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। चले, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डिस्ट्रिक्ट्स रिवर गंगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, इसे कहते हैं ना बहुत महत्वपूर्ण, जो हमारा प्रश्न बनता है वो ये बनता है, क्योंकि जो हमारा यूपी यूपी बिहार वाला रीजन है, ये हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन, इन द सिंधु नदी और गंगा नदी का जो प्लेन क्षेत्र है, ये वहाँ पर आते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, गंगा के मामले में तो बहुत ज़्यादा। गोपालगंज, अराहा, सिवान, छापड़ा, ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी जो है किस शहर जिले में से होकर गुजरती है, गंगा नदी बिहार में एंटर करती है। निम्नलिखित में से किस शहर जिले में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डिस्ट्रिक्ट्स रिवर गंगा मीट्स इनटू द एंटर्स इनटू द बिहार। गंगा नदी जो बहुत एक बड़ा डेंड्राइट स्ट्रक्चर बनाती है, भारत की नेशनल गंगा रिवर है, मतलब नेशनल रिवर जो कौन सी है, गंगा नदी है, बहुत बड़ी और लंबी नदियों में से एक है। और ये जो पूरा का पूरा जो इसका एरिया, ड्रेनेज एरिया जो इसका फैला हुआ है, लगभग 2200 कितने ही मीटर्स, किलोमीटर तक जो ये फैला हुआ है। और दूसरी बात, ये जो प्लेन वाला क्षेत्र है, इसी की वजह से जो हमारा बिहार है आज की डेट में, उस समय एशियंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें, ये हमारा मगध हुआ करता था, और जहाँ पर हमारी एग्रीकल्चर जो है बहुत ही प्रोमिनेंट, मतलब एग्रीकल्चर के माध्यम से ही जो है बिहार उस समय, बिहार जो है हमारे पूरे भारत का एक राजा हुआ करता था, क्योंकि मगध एम्पायर वहीं से एस्टेब्लिश हुआ है। तो गंगा नदी के कारण ही जो है ये पूरा का पूरा फर्टाइल रीजन है, बहुत ही कृषि उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है, यूपी बिहार हो गया जैसे। हाँ जी, कौन से टाउन से होती है आरा, हमारे बिहार में भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, बिहार में भोजपुर, भोजपुर बहुत ही म्यूनिसिपल, इसकी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो हमारी आरा में ही है। भोजपुर बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारे बिहार का, भोजपुरी सॉन्ग्स बहुत फेमस होते हैं, राइट। आखिर मैं देखती हूँ काफ़ी जगह पर जो है भोजपुरी सॉन्ग लगे ही होते हैं गाने, तो आरा से जो है एंटर करती है, आरा जाने की, आरा जो हमारे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का म्यूनिसिपल हेडक्वार्टर्स भी वहाँ पर है। हाँ जी, ये रहा हमारा भोजपुर, भोजपुर के आरा से जो है गंगा नदी जो है एंटर करती है बिहार में। तो बिहार में जाकर बिहार में ही जो हमारी गंगा नदी है उसे उसकी अन्य ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ
सहायक नदियां बिहार में जाकर मिलती हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी जो गंगा की है, जो साउथ से आती है और नॉर्थ में बिहार में आकर मिलती है, और उसी पॉइंट के ऊपर हमारे जो एक राजा हुए हैं, उज्जैन राजा हुए हैं, उन्होंने उसी जगह पर जहां पर गंगा और एक नदी सोन नदी जहां पर मिल रही है, उसी पॉइंट के ऊपर पटना यानी कि पाटलिपुत्र जो है उसको बसाया था। पटना, ये देखिए, पटना पाटलिपुत्र को वहीं पर जो है बसाया था हमारे राजा, जिनका नाम है उज्जैन। ये देखो आपकी सोन नदी आई और इसी पर जो है पटनन नदी के ऊपर ही है जो बसाया, मतलब पाटलिपुत्र जो है उसकी स्थापना करी थी। गंडक नदी जो कि हमारे गंगा के सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी में से एक है और लॉन्गेस्ट में से यमुना है। तो गंडक जो है, गंडक मिलती है गंगा को बिहार में ही, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आरा क्या है? आरा एक शहर है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है किसका? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का, और वहीं पर उसके क्या है? हेडक्वार्टर्स है। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स का है आरा पे ही है, और ये पटना के पास में ही पड़ता है। और पटना यानी कि गंगा और सोन नदी के ऊपर जो एक पाटलिपुत्र के नाम से पहले प्रसिद्ध था, और हमारे उज्जैन राजा ने इसे जो है स्थापना करी थी इसकी। चलिए, हाँ जी, अगला प्रश्न देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन बिहार? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है? हाँ जी, टाइगर रिजर्व। ये देखिए, जब आपका कोई भी चीज जब न्यूज में होती है ना, मतलब करंट अफेयर्स में होती है, तो वहां से प्रश्न बनने निश्चित माने, क्योंकि अभी रिसेंटली टाइगर न्यूज में थे। क्यों न्यूज में था? क्योंकि एक टाइगर जो है उसकी दैट इज पाया गया है, काफी वर्षों बाद जो है उसने जो है एक बच्चों को जो है जन्म दिया है। तो टाइगर जब न्यूज में होते हैं, सिंपल सी बात है, जब टाइगर आपके न्यूज में हो तब वहां से प्रश्न बनने की संभावना जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए हमारे भारत में आज की डेट में 54 टाइगर रिजर्व है। कभी हमारे देश में सिर्फ 9 टाइगर रह गए थे। अगर हम बात करें 1970 की, तो हमारे, या फिर उससे भी पहले की बात करें, तो बहुत कम टाइगर हमारे रह गए थे। तो उसके बाद हमारे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो शुरू होता है, और जब वो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होता है भारत में, उसकी वजह से आज हमारे पास हमने जो टाइगरों के लिए रिजर्व जगह रीजन रखे हैं, उनमें से एक जो रिजर्व है वो हमारे बिहार में भी पड़ता है, और आज हमारे भारत में लगभग 3000 की मात्रा में जो है, उससे भी अधिक मात्रा में जो है हमारे पास टाइगर पाए जाते हैं। आप ये देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से। हाँ जी, तो ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर सिचुएट है? कौन सा, मतलब बिहार में सिचुएटेड है? बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है, ये टाइगर रिजर्व जो है ये बिहार में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं हम। विच अमंग द फॉलोइंग वाज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर? हाँ जी, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी, किसे, मतलब कौन से पदार्थ को, कौन सी चीज को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता था? हाँ जी, उत्तर दें, थोड़ा प्रयास करें खुद देने से। हाँ जी, गोल्डन फाइबर के रूप में हम जूट को जानते हैं, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। देखिए किस प्रकार से, अगर हम जूट सभी को पता है, जूट जिसके बोरे भी बनते हैं, फेमस होता है, जो हम देखते हैं ना कि आपने देखा होगा कि जो हमारे जितने भी खाद्य पदार्थ, मतलब जब आप मंडी एक्सेट्रा में जाते हैं तब आपने देखा होगा कि वो पूरा का पूरा जो बोरा एक पड़ा हुआ है, वो किसका बना होता है? वो जूट का बना होता है। तो जूट जो होता है, जूट वैसे भारत में, जो भारत है, भारत टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट, मतलब टॉप स्टेट में से एक माना जाता है जहां पर जूट की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा बनती है। जैसे हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल, बिहार, मेघालय, ये जो बेल्ट है पूरी की पूरी, इन शॉर्ट
यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में जो है जो जूट है वो आपको मिलेगा। ऐसे कि आजकल जो बैग्स हैं वो जूट के चले हैं, वैसे भी जो जूट है वो हमारे प्लास्टिक से तो बहुत ही बेहतर है। मतलब बहुत इजीली हम जो है प्लास्टिक बैग की बजाय हम जूट बैग्स को यूज कर सकते हैं। जूट जो है ये एक आपको पता है एक ये मतलब मिट्टी में पहली बात ये उगाया जाता है, ये प्लांट की फॉर्म में ही उगेगा। पहले तो आपको लगेगा कि कोई पेड़ पौधा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसको फिर जब आप पानी में रखते हैं काफी देर के लिए तब जाकर ये उगता है। इसको टेम्परेचर कुछ ज़्यादा विशेष नहीं चाहिए, फिर भी 25 से 35 डिग्री तक जो है इसको टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल इसे बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, इसीलिए ये उसी रीजन में आप देख रहे हैं, इसीलिए ये इसी रीजन में जो है ये बन रहा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसे पानी की मात्रा जो है वो इसे अधिक चाहिए। पानी की मात्रा जो इसे है अधिक चाहिए, इसीलिए इन्हीं जगहों पर जो है ये उगाया जाता है जूट। और इसको मिट्टी कैसे चाहिए, अगर हम रेनफॉल की बात करें 150 से 250, और मिट्टी कैसे चाहिए, मिट्टी से चाहिए बहुत ही एल्यूवियल मिट्टी चाहिए। तभी तो ये बिहार वाले रीजन में जैसे हमारे हो गया, जहाँ पर हमारे ब्रह्मपुत्रा और गंगा दोनों के दोनों जो डेल्टा है वहां पर, मतलब दोनों की दोनों जो मिल रही हैं वहां पर आगे जाकर बांग्लादेश में, उसी रीजन में, तभी तो ये बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। फिर दूसरी बात करें कि जूट प्लांट जो हमारा होता है, पहले ये पौधा प्लांट के रूप में होता है, फिर उसके बाद इसको लगभग 20-25 दिनों के लिए जो है पानी में, खड़े पानी में रखते हैं। जैसे हम जो पैडी जो हमारी राइस होती है, जैसे हम उसको चावलों को रखते हैं ना, उसी प्रकार से इसे भी कुछ दिनों के लिए रखना पड़ता है। जो चावलों को तो बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए रखना पड़ता है, लेकिन इसे कुछ ज़्यादा नहीं, 20-25 दिन के आसपास रखना पड़ता है। उसके बाद जब ये इस प्रकार से थोड़े से बन जाते हैं, लाइक जैसे पत्ते सूख जाते हैं, इसी प्रकार से जो जो इसका तना है, जो जो इसकी स्टेम है, तना है जो इसका, वो जो है वो बिल्कुल सूख जाएगा और एक जूट की तरह आपके आगे आएगा। फिर आप इसको फाइबर से, मतलब आपको फाइबर मिला है, फाइबर से आप इसे फैब्रिक धागे में बनाएंगे, धागों से फिर आप इस प्रकार से जो है इसका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो जिसे हम यूज करते हैं वो बनेगा। चलिए, हाँ जी। और इससे हमारा एक और चीज हम इससे पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ते हैं कि भारत में देखिए सबसे पहली जो फर्स्ट गोल्डन फाइबर जिसे बोलते हैं, जूट को बोलते हैं, फर्स्ट गोल्डन फाइबर जो है, फर्स्ट गोल्डन फाइबर मिल जो है वो हमारी स्टैब्लिश हुई थी भारत में, जिसका नाम क्या था, एक्लांड मिल। क्या नाम था, एक्लांड मिल नाम था। ये आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बहुत इजीली बन सकता है, तो इसलिए ये बताया। और इट वाज एस्टेब्लिश बाय द, ये उस समय जो है ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर जिनका नाम है जॉर्ज एक्लैंड, जॉर्ज एक्लैंड जो है उन्होंने जो है इसकी स्थापना करी थी। किसके साथ मिलकर, बाबा बैसुम्बर सेन के साथ मिलकर, जो एक बंगाली थे, नाम से पता चले बैसुम्बर, है ना, बाबू बैसुम्बर सेन के साथ मिलकर 1855 में इसकी जो है 1855 में जो है इसकी स्थापना करी थी, एक्लैंड मिल। जॉर्ज एक्लैंड किसके साथ मिलकर, बाबा बैसुम्बर के साथ मिलकर जो है 1855 में वेस्ट बंगाल में ही इसकी जो है स्थापना करी थी, फर्स्ट गोल्डन फाइबर मिल। चलिए, हाँ जी, अगला प्रश्न देखें क्या है, which indigenous missile corvette of the Indian Navy was converted to a ship museum। हाँ जी, भारतीय नौसेना के किस स्वदेशी मिसाइल वाहक को जहाज संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। आपको ये बताना है कि कौन सा कॉर्वेट, हमारे भारत के पास वॉरशिप्स यानी कि लड़ाकू जहाज होते हैं, जैसे कि कॉर्वेट होते हैं, जैसे ये कॉर्वेट का नाम यहाँ पर दिया है, कॉर्वेट होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रॉयर होते हैं, ये जैसे कि हमारे होते हैं लड़ाकू जहाज जो पानी में समुद्र में चलते हैं, और कुछ हमारे समुद्र के अंदर यानी कि पनडुब्बियां भी होती हैं। तो भारत के पास डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, पनडुब्बियां हैं, कुछ न्यूक्लियर पावर से बनती हैं, मतलब चलती हैं, कुछ हमारी डीजल से चलती हैं। तो भारत के पास इन सभी चीजों की कमी नहीं है अब तो, खैर। तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा जो हमारा मिसाइल कॉर्वेट है जो हमारा, उसे हमने मतलब डीकमीशन कर दिया, अब वो सेवा नहीं देता, उसने 32 वर्ष की। देखिए, ये जो हमारा आईएनएस है, आईएनएस खुरकी, आईएनएस खुकरी, खुकरी आईएनएस मतलब इंडियन नेवल शिप खुकरी, खुकरी जो है वो जो है
डीकमीशन कर दिया गया है और अंडमान जो है हमारे उनके पास उनकी पूरी की पूरी बागडोर दे दी है। अब अगर बात करें खुकरी की, खुकरी ये जो है इसने 32 वर्ष जो है 32 ईयर्स की सेवा प्रदान करी है भारत को। और हमारे भारत पाक की जब युद्ध हुआ था भारत पाक का, उस समय भी जो है ये खुखरी ने अपना मतलब योगदान उसमें दिया था। तो इसे अब हमने म्यूजियम जो है बना दिया गया है, इसको हमने डीकमीशन कर दिया गया है। चलिए यस, अगला प्रश्न देखिए, मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन, मशरूम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है कि मशरूम की चट्टानें जो है वो कहाँ पाई जाती है। रिवर वैली, नदी घाटियां, डेजर्ट, ग्लेशियर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। नदी घाटियों, रेगिस्तान, ग्लेशियर या फिर उपरोक्त सभी। हाँ जी यस, कहाँ पाई जाती हैं? चलिए देखिए, ये पाए जाते हैं हमारे डेजर्ट्स में। डेजर्ट मतलब डेजर्ट, डेजर्ट खाने वाला डेजर्ट नहीं, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में पाए जाते हैं। जैसे इजिप्ट में, इजिप्ट में बहुत बड़ा हमारा रेगिस्तान जैसे है, तो इजिप्ट में इस तरह की जो है हमारे पास ये पाई जाती है मशरूम की तरह। मशरूम आप सभी ने देखी होगी या खाई भी होगी, है ना? तो मशरूम जैसी आपको दिखती है वैसी ही जो हमारा ये पत्थर है, पत्थर जो है एक बहुत बड़ी चट्टान या पत्थर बड़ा होता है, तो उससे क्या होता है कि ये जो बहुत बड़ा पत्थर या चट्टान जो पड़ा होगा, जैसे हवा के झोंके आएंगे तो क्या होगा, तेजी से जो हवा आती है तो नीचे से जो है इसको इरोड करती जाती है, मतलब अपर्दन करती जाती है। और ऊपर से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो रह जाता है, तो नीचे वाला जो है अपर्दन होता जाता है। इस प्रकार से जो है इरोजन होती रहती है और ऊपर जो है हमें मशरूम लाइक जो है हमें शेप मिलती जाती है। तो मशरूम रो कहाँ मिलती है? रेगिस्तान में पाई जाती है, जहां पर जो है जो लैंडफॉर्म्स हैं कैसा होता है, अपर्दन होता रहता है मिट्टी से, और जमीन से स्तर से एक निश्चित ऊंचाई पर बहुत अधिक हो जाती है। तो जहां पर क्या होता है, बहुत तेजी से हवाएं आती हैं जिसके कारण जो ऐसी की जो शेप है वहां पर होती जाती है। तो हमें क्या दिखती है, वो हमें मशरूम की तरह कि जैसे उसकी गर्दन बनी हुई है और ऊपर इतना बड़ा ढांचा बन गया, इस प्रकार से हमें मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखें, द बुक, एक किताब है द बुक, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम वॉज रिटन बाय, पुस्तक वियतनाम के नुकसान का इतिहास। हाँ जी, वियतनाम के इतिहास, नुकसान का इतिहास मतलब वियतनाम में जो नुकसान हुआ है उसके इतिहास के बारे में किसके द्वारा ये जो किताब है ये लिखी गई है? फान बाओ चाउ, फान चो त्रिन, लियांग किया चाओ या फिर हो ची मिन, मतलब फान बोई चाओ, फान चो ट्रिन, लियांग की चाओ या फिर हो ची मिन। हाँ जी, किसके द्वारा ये जो पुस्तक है लिखी गई है? हैरान मत हुए, ये प्रश्न हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तभी यहाँ पर डाला है। यस, आंसर इज द फान बोई चाओ, फान बोई चाओ। देखें, जो हमारे फान बोई चाओ हैं ये एक ऑथर हैं जिन्होंने बुक लिखी द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। ये इन्होंने बुक लिखी थी चाइनीज लैंग्वेज में, चीन भाषा में, चीनी भाषा में ये बुक लिखी थी 1905 में। और जो कि उस समय के वियतनाम के एंटी कॉलोनियल रेवोल्यूशनरी थे, यानी कि ये जो पुस्तक है 1905 में चाउ द्वारा चीनी में लिखी गई थी, जो वियतनामी उपनिवेशवाद विरोधी क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी थे उस समय के। और ये बुक है उस समय जो है वर्ड, जो वियतनाम वर्ड है एक्चुअल में उस समय जो वियतनाम वर्ड है ना, वियतनाम वर्ड उस समय अभी इतना प्रदर्शित नहीं हुआ था, और वियतनाम को अन्नाम के नाम से, अन्नाम के नाम से जो है जाना जाता था, अन्नाम। तो उसके बाद जाके वियतनाम, अन्नाम वियतनाम, इस प्रकार से। तो ये है हमारे चाऊ साहब जिन्होंने ये बुक लिखी है। तो वियतनाम आप सभी को पता है कि ये हमारा वियतनाम है, और इधर को जब हम जाएंगे वेस्ट की तरफ को हमें हमारा भारत मिल जाएगा। चलिए हाँ जी, अगला प्रश्न देखें,
बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अभी हमारे कर्नाटक राज्य की, कर्नाटक का जो राज्य है वहां पर इलेक्शन हुए हैं, जिसपे अभी सीएम जी बनेंगे, देखें कौन से बनते हैं। तो वहां पर जैसे अभी इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शन से प्रश्न बनना निश्चित ही समझे, जो आएगा ही आएगा। तो हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द एससी कैटेगरी इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि बिहार की विधानसभा में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। हाँ जी, बहुत सही प्रश्न है, बहुत डीप में प्रश्न नहीं है, ये बहुत इजी है। हाँ जी, उत्तर दें पहले। चलिए देखें, बिहार राज्य, जैसे कि हमें सभी को पता है कि ये जो रीजन है यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है। यूपी हो गया, बिहार हो गया, पूरे भारत की जनसंख्या वैसे देखा जाए तो पूरे चीन को भी क्रॉस कर गई। अब तो किसी मामले में तो भारत ऊपर प्रथम नंबर पर आया, तो वो चीन पॉपुलेशन के मामले में आया है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर जनसंख्या अधिक होने की वजह से यहाँ पर कुल सीटें जो है, पहले कभी 325 हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें 243 जो है सीटें आपको मिलती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। और उसमें से जो है हमारी जो शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी कैटेगरी की जो सीटें रिजर्व रखी जाती हैं वो है 38 सीटें जो हैं वो रखी जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें, व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार। हाँ जी, बहुत सही प्रश्न है कि ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि हमारे बिहार राज्य का राष्ट्रीय मतलब नेशनल जो हमारा स्टेट एनिमल है, राज्य राज्य पशु कौन सा है, बिहार का राज्य पशु कौन सा है। और साथ ही साथ वो गोवा और नागालैंड का भी है, दैट इज द गोर। गोर है, ना तेंदुआ, ना भौंकने वाला हिरन, ना ही नीलगाय, कौन है, गोर है। हाँ जी, तो गोर जो है हमारे लार्जेस्ट वाइल्ड एनिमल में से एक एनिमल है। अगर हम गोर की बात करें तो बिहार राज्य में जो हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क, जिसकी हम बात कर रहे थे, वाल्मीकि नेशनल टाइगर, जहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है, तो वहाँ पर ये हमें गौर देखने को मिलता है अधिक मात्रा में। अगर अगर हमने देखना हो तो हमारे जो साउथ रीजन है वहाँ पर हमें ये मिल जाता है गौर। इसकी जनसंख्या अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, मतलब 30,000, मतलब पूरे विश्व में अगर हम देखें तो विश्व में 30,000 के आसपास जो है, मोर देन 30,000 के आसपास आपको गौर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से भारत में भी बहुत अच्छी संख्या में गौर आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें स्टेट एनिमल ऑफ बिहार क्या है, गोर है, और बर्ड क्या है, वो हाउस स्पैरो है। ट्री कौन सा है, पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ बहुत ही पूजनीय है, भारतवासियों के लिए तो बहुत अधिक मात्रा में पूजनीय है। उसके बाद हमारा जो स्टेट राज्य फूल है वो क्या है, मैरीगोल्ड। हाँ जी, मैरीगोल्ड भाई, बहुत अच्छा ये जो है राज्य के चिन्ह हैं जो चुने गए हैं बाय द वहाँ के स्टेट के द्वारा। चलिए, हाँ, अब हमें क्या याद रखना है, देखिए जो हमें प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इसका साइंटिफिक नेम बताओ। किसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम आपको बताना है। किसका वैज्ञानिक नेम, गोर का। गोर का वैज्ञानिक नेम क्या बनेगा, बोस गोरोस। आपको कैसे याद रखना है, याद रखना बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे आसान है, याद रखना है आपको, दैट इज द गौर। गौर यानी कि बोस गोरस, बोस गोरस, बोस गोरस, ये आपको याद ही रहेगा, ये इसका वैज्ञानिक नेम है। इससे हम इंडियन बाइसोन, इंडियन बिसोन या फिर बाइसोन, इंडियन बिसोन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारा एक और चीज कि IUCN यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, उसकी जो रेड लिस्ट होती है, एक लाल किताब होती है, लाल लिस्ट होती है, उसमें जो है इसका क्या दर्जा है, मतलब दर्जा इसे क्या दिया हुआ है, वनरेबल है, लुप्त प्राय है, या फिर एंडेंजर्ड है, या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, किस प्रकार का है। तो अभी मैंने जैसे बोला अच्छी कंडीशन है, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन भी नहीं है ना, तो मतलब 30,000 कुछ ज्यादा भी नहीं है पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वनरेबल इसकी हमने पोजीशन रखी है, वनरेबल है।
और वाइल्ड लाइफ जो हमारे भारत के संविधान का मतलब संविधान नहीं सॉरी भारत में जो दैट इज एक एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में जो बना था, उसके तहत जो है ये शेड्यूल 1 में है, शेड्यूल 1 में ये है। चलिए, हो गया गौर। बहुत लार्जेस्ट ये एनिमल होता है, हो सकता है आप में से किसी न किसी ने देखा हो गौर को। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसार वेटलैंड सिचुएटेड इन बिहार? बिहार में कौन सी रामसार वेटलैंड जो है वो सिचुएटेड है? निम्नलिखित में से कौन सा रामसागर वेटलैंड बिहार में स्थित है? हाँ जी, कनवरताल, नंदालेक, भोज, सिरपुर। कनवरताल, नंदालेक, भोज, सिरपुर। यस, चलिए उत्तर दें जल्दी से जल्दी, पहले प्रयास करें उत्तर देने का। हाँ जी, देखिए अगर हम इनकी बात करें रामसार वेटलैंड्स की, सबसे पहले तो जो बिहार में है वो है कंवरताल। कंवरताल, अगर हम वेटलैंड्स की बात करें यानी कि वो वाला रीजन, पूरे धरती के ऊपर वैसा रीजन जो हमारा बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के मतलब जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जो मात्रा में बायोडाइवर्सिटी जो है वो मिलेगी और हमारे लिए बहुत ही जो है ये इम्पोर्टेंट रीजन होते हैं। और ये जो है ये हमारा रामसार ईरान में, हमारे जो ईरान है, ईरान में जो है ये एक जगह है रामसर, जहाँ पर सभी देशवासियों ने जो मतलब पूरे विश्व के जो देश के लोग हैं उन्होंने मिलकर यहाँ पर क्या करा था, यहाँ पर मिलकर उन्होंने स्थापना करी थी कि हम रामसर वेटलैंड्स कन्वेंशन को जो लेकर आएंगे। तो उसके तहत जो भारत में अभी तक जो है 75 वेटलैंड्स जो है वो बन चुकी हैं। ये ऐसा ही समझें कि भारत का 75 आज़ादी वर्ष जो है वो चल रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में जो है हमारे भारत में 75 वेटलैंड्स जो हैं वो आज तक हमारी घोषित हो चुकी है। तो जैसे कि भारत में बहुत सारी वेटलैंड्स हैं, जैसे कि सिरपुर और भोज जो है वो मध्य प्रदेश में है, नंदा लेक गोवा में है, रंगनाथ बर्ड सेंचुरी इधर है, वेलोदो बर्ड सेंचुरी एंड वेमपुर, ये सारी की सारी किधर है, ये सारी की सारी साउथ की, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की साइड की है। अगर हम बात करें सिरपुर की, सिरपुर कहाँ है? सिरपुर मध्य प्रदेश। जैसे कि मैंने अभी बोला ये ह्यूमन मेड यानी कि मनुष्य के द्वारा मानव निर्मित एक वेटलैंड है, जहाँ पे आपको पक्षी विहार इंदौर में से जाना जाता है, वहां पर आपको कॉमन पोचार्ड, मिस्र इत्यादि इजिप्शियन वल्चर वल्चर जो है आपको वहां पर मिल जाएगी। भोज, भोज अगेन कहाँ पर है? भोज मध्य प्रदेश में है। ये भी एक ह्यूमन मेड है, मानव द्वारा निर्मित जो है ये वेटलैंड बनाई गई है, जो आपको भोपाल में मिलेगी। सिरपुर कहाँ मिलेगी? इंदौर में। भोज कहाँ मिलेगी? भोपाल में मिलेगी। चलिए यहाँ पर आपको सारा स्क्रीन मिल जाएगा, जो उसका स्टेटस क्या है, उसका स्टेटस वल्नरेबल है। चलो नंदा लेक ये जो गोवा है, गोवा की ये साइट है, गोवा में ये लेक है जिसे हमने इंटरनेशनल फ्रेश वाटर जो मार्शी लैंड जैसे होती हैं, यह है जुआरी नदी, जुआरी रिवर जो है गोवा की मेन रिवर्स में से एक है ये जुआरी रिवर, वहां पर जो है ये उस साइड पर जो है स्थित है। चलिए उसके बाद हमारा जो है बिहार का दैट इज द कनवर लेक। कनवर लेक बर्ड सेंचुरी भी है, और कनवर लेक जो है ये एशिया का, आप ये देख लें। हाँ जी, बिहार में बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है कि कुछ चीजें तो हमें भी ना पता हो कि कौन कौन सी चीजें हमें वहां पर मिल जाए। बिहार का जो ये हमारा कनवर लेक है, जहाँ पर हमारी कनवर लेक बर्ड सेंचुरी भी है, ये पूरे विश्व का मतलब विश्व का तो नहीं, एशिया का, पूरे एशिया का जिसका भारत हिस्सा है, एशिया वाले हिस्सा का वहाँ का सबसे बड़ा जो है ऑक्सबो लेक ये बनाता है। इस प्रकार से ये जो है ये ऑक्सबो लेक जो है ये बनाता है एशिया का सबसे बड़ा जो है फ्रेश वाटर लेक है। हाँ जी, सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। जैसे कि मैंने बोला कि बिहार का राज्य जो हमारा ये राज्य है बिहार, बहुत ही प्रसिद्ध मतलब प्रोस्पेरस राज्य है ये हमारा, जहाँ पर किसी भी खाद्य पदार्थों की कभी कमी नहीं रही, शुरू से ही लेबर की कुछ कमी नहीं रही। मतलब मैंने बोला कि उस समय का ये भारत का, आप ऐसे समझ सकते हैं कि सारे राजा महाराजा जो फलित हुए हैं वो मगध यानी कि बिहार से ही हुए हैं।
तो इट लाइज इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन पर ये है हमारा। यहाँ पर आपको रेड हेडेड वल्चर मिल जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है याद रखना कि वहां पर क्या आपको मिल सकता है। तो कई बार ऑप्शन में सीधा यही पूछ लिया जाता है, जिसका क्या है क्रिटिकल है। व्हाइट रम्पड वल्चर भी मिल जाता है, उसका भी स्टेटस क्या है क्रिटिकल है। इंडियन वल्चर भी मिल जाता है। क्या याद रखोगे, वल्चर मिलते हैं अभी, कौन कौन से वल्चर मिलते हैं, रेड, व्हाइट और इंडियन। रेड व्हाइट इंडियन तीनों के तीनों आपको यहाँ पर वल्चर मिलते हैं, और तीनों का स्टेटस क्या है, कहीं ना कहीं आपको क्रिटिकल मिल जाएगा देखने को। और 2 वाटर बर्ड्स भी यहाँ पर मिलते हैं, बेयर्स पोचार्ड और द सोशिएबल लैपिंग्सिया, ये आपको वहां पर मिलते हैं। चलिए, हाँ जी, तो ये हमारा आज का जो है लास्ट प्रश्न रहेगा आज का। विच वाइसरॉय अबॉलिश्ड द सती सिस्टम इन इंडिया। भारत में किस वाइसरॉय ने, जो हमारे वाइसरॉय भारत के हुए हैं, जो 1858 में, जब हमारी 1857 में जब क्रांति का युद्ध खत्म होता है, उसके बाद क्या होता है, क्वीन, जो वहां की ब्रिटेन की जो क्वीन है, महारानी है, वो एक बहुत बड़ा प्रोक्लामेशन लिख कर देती है, जिसे हम बोलते हैं क्वींस प्रोक्लामेशन। क्वींस प्रोक्लामेशन लिख कर देती है, उसके बाद जितनी भी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी पावर है, वो सारी की सारी ब्रिटिश क्राउन के भीतर मतलब अंडर चले जाती है। तो वहां से जो है कि हमारे भारत में जो है ब्रिटिश क्राउन का राज्य आ जाता है, और वहीं से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोजीशन है वो वाइसराय बन जाती है। तो काफी बुक्स में आप देखेंगे कि वाइसराय की जगह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी लिखा होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लिखा होता है, तो उसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे चलता है, बस आप टाइम पीरियड को देख लें क्या लिखा। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया कि सती सिस्टम किसने अबॉलिश करा है, तो उसका उत्तर है दैट इज द विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती सिस्टम को खत्म करा भारत में। किस प्रकार से अबॉलिश करा, हमारे एक रिफॉर्मर हुए हैं राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो हुए हैं बंगाल का, जिन्होंने पूर्ण जागृत जिन्हें बोला जाता है, इन्होंने करा। राजा राम मोहन रॉय की मदद के साथ मिलकर मतलब जो है सती सिस्टम को भारत से अबॉलिश करा। इसी प्रकार से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है मिलकर विडो रीमैरिज एक्ट लेकर आए थे। तो यही सोशल रिफॉर्मर्स और यही हमारे जनरल वाइसराय जिन्होंने साथ दिया, इन्हीं के कारण क्या होता है कि हमारी एंड में आते आते 1857 तक आते आते रिवोल्ट हो जाती है। और 1857 के रिवोल्ट होने के कारण सिर्फ यही नहीं है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली, हर प्रकार से हमारे और भी कारण हैं 1857 रिवोल्ट के होने के। उनमें से ये भी एक कारण है बहुत छोटे स्तर पर, क्योंकि इसी की वजह से जो थोड़े हमारे ऑर्थोडॉक्स प्रजाति के जो लोग उस समय थे, उन्होंने जो है तो फिर उस युद्ध में जो है पार्टिसिपेट नहीं करा था। हालांकि इतना बड़ा इसका रोल नहीं है, लेकिन था, क्योंकि मुख्य था विलियम बेंटिक ही सामने था जिन्होंने इसको एबॉलिश करा राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। ये हमारे कुछ 19वीं सदी मतलब 1820 के आसपास ही ये जो है एबॉलिश हुआ था, 20 या 50 के आसपास। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर दैट टुडे। बहुत है आज के लिए इतना ही, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि हमारा एग्जाम जल्द ही कभी भी आ सकता है। सिलेबस तो लॉन्च हो ही चुका है, मिल ही चुका है आप सभी को। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप तैयारी करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।